Okay, so Jai Hind to all of you. So basically this is previous year question की सीरीज है हिस्ट्री की, और हिस्ट्री के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से सवाल आए हुए हैं 18 के पेपर में, 17 के पेपर में। इस तरीके से हमारी सीरीज चल रही है। दिस इज हिस्ट्री पार्ट थर्ड। हिस्ट्री पार्ट थर्ड है। लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट मंजमा निकाया जो है इज इन विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो बेसिकली अगर एलिमिनेशन भी देखा जाए तो एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से देखें तो तेलुगु तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिकॉज बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे वो प्राइमरली पाली प्राकृत भाषा में और बाद में जाके संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, सो प्राकृत हो सकता है, पाली हो सकता है, और संस्कृत भाषा बहुत लेटर में आई, तो इसके चांसेस बहुत कम है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये जो पर्टिकुलर बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो संस्कृत में होगा। ठीक है, अब ये जो आंसर था इसका आंसर कहां से हमें मिलता है, वो एनसीईआरटी से मिलता है। लेट्स टॉक अबाउट द आंसर। अब देखिए ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था ये पाली भाषा में लिखा गया था। तो थीम्स की बुक है 12th की थीम 3, वहां पे ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है ये पर्टिकुलर बना हुआ था बार, और वहां से हमने ये क्वेश्चंस वो यूपीएससी ने उठाया। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट पाली भाषा में था। कौन सा वाला बुद्धिस्ट टेक्स्ट था? दिस इज मंजमा निकाया। ठीक है, और इस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बेसिकली एक डायलॉग किया गया है। डायलॉग था एक राजा के बीच में और एक बुद्धा डिसाइपल था, भिक्षु था। ठीक है, और वो राजा का नाम था अवंती पुता, और एक डिसाइपल था बुद्धा का जिसका नाम था कंचना। ठीक है, कंचना। और ये लोग बात कर रहे थे वर्ना सिस्टम के रिगार्डिंग। वर्ना सिस्टम के रिगार्डिंग बुद्धिस्ट एटीट्यूड क्या है उसके बारे में ये सारी डिस्कशन चल रही थी। ठीक है, और यही डिस्कशन जो है, यही डायलॉग जो है, ये इस टेक्स्ट के अंदर लिखा गया है। सो बेसिकली अब नेक्स्ट टाइम ऐसा तो सवाल नहीं आएगा कि किस भाषा में ये पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है ये लिखा गया है, बट ये जरूर आएगा कि मंजमा निकाय जो टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इनके इसमें किस चीज के बारे में डिस्कशन या डायलॉग चल रहा है बिटवीन द बुद्धिस्ट डिसाइपल जिसका नाम कंचना है, और दूसरा जो है वो अवंती पुता जो है, उसके बीच में क्या किसके बारे में डिस्कशन चल रही है। इट इज टुवर्ड्स वर्ना सिस्टम। तो वर्ना सिस्टम के बारे में डिस्कशन चल रही है। तो ये आपने इतना तक तो लर्न करना ही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो सवाल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। हिंद स्वराज कौन ऑथर, हिंद स्वराज का ऑथर कौन था? ठीक है, ओके, हिंद स्वराज का ऑथर कौन था? ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल सवाल है। ये आपको लूसेंट से भी मिल जाएगा बहुत आसानी से, स्पेक्ट्रम से तो मिलेगा ही मिलेगा, लूसेंट से भी मिल जाएगा। अब इस सवाल का आंसर क्या है? इस सवाल का आंसर हमारे को सिंपल पता है कि महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज के लेखक थे, और ये जो किताब है इसको उन्होंने 1909 में लिखा था। 1909 में लिखा था। ठीक है, इस किताब के अंदर उन्होंने बोला था कि अगर ये अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं ना, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आर कोऑपरेशन। हमारे कोऑपरेशन की वजह से ही ये सारे के सारे ब्रिटिश एम्पायर जो है इंडिया में खोल चुकी है, अपना धंधा पानी सब कुछ इन्होंने सेट कर रखा है। अगर हम लोग कोऑपरेशन नहीं करेंगे, नॉन कोऑपरेशन करेंगे, देन ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इनकी कमर टूट जाएगी। कौन सी कमर? फाइनेंशियल कमर, जो इकोनॉमिक जो डिपेंडेंसी है वो टूट जाएगी, और अल्टीमेटली ये धीरे धीरे खुद ही भाग जाएंगे। ठीक है, इसी किताब में उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन का भी जिक्र किया था कि किस तरीके से हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाएंगे और कैसे कैसे हम लोग स्टेप उसमें लेंगे और आगे जाके आजादी ले सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो हिंद स्वराज है ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है, सीएपीएफ में इसके ऊपर ज्यादा कुछ सवाल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2018 में आ चुका था, एक सवाल आया है, उससे पहले कुछ खास इसके बारे में कुछ नहीं पूछा गया। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि सीडीएस में इस किताब के ऊपर अच्छा खासा सवाल पूछा गया है। हिंद स्वराज किसने लिखी? बहुत सिंपल है, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा गया, इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई, वो एक सीडीएस में सवाल पूछा गया था। ठीक है, आप चेक करिएगा 2017 आई थिंक 2019 में ये सवाल पूछा गया था हिंद स्वराज सीडीएस के अंदर। सीडीएस में 3-4 बार सवाल पूछा गया है हिंद स्वराज के ऊपर। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, ये कहां से हमारे को सोर्स मिलता है मैं बताता हूं।
10th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहां पे आप जब जाएंगे, वहां पे आपको जो नॉन कॉर्पोरेशन, सीडीएम, ये सारे और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। उसी में एक पैराग्राफ है जहां पे हिंद स्वराज की बात की गई है। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है। सो हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई थी महात्मा गांधी जी ने, और मैंने जो भी बोला कि महात्मा गांधी जी ने यही बोला था कि इनका जो स्टैब्लिशमेंट है एम्पायर का, ब्रिटिश रूल का स्टैब्लिशमेंट इसीलिए है क्योंकि हमारा कोऑपरेशन है। तो अगर हम लोग कोऑपरेशन नहीं करेंगे, नॉन कॉर्पोरेशन करेंगे, तो क्या होगा, नॉन कॉर्पोरेशन होगा, तो इससे ये लोग ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएंगे विद इन अ ईयर, और स्वराज हमारा आ जाएगा हाथ में। समझ आ गया कि नहीं? और इनका जो नॉन कॉर्पोरेशन का तरीका था वो क्या था, इन्होंने स्टेजेस में नॉन कॉर्पोरेशन करना था। ऐसा नहीं था कि सारा फुल ब्लॉन कर दिया कि हम करेंगे ही नहीं कुछ भी। इनका तरीका ये था, सबसे पहले तो ये टाइटल को सरेंडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट दे विल बी डूइंग इज दे विल बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स, विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स। पहले जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी को टाइटल दिया गया था, फिर अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी को टाइटल दिया गया था, और भी बहुत सारी पर्सनालिटीज को टाइटल दिया गया था। तो ये सारे टाइटल हम लोग वापस दे देंगे तुम्हारे को, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने अवार्ड किया था, और फिर सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सभी को हम लोग बॉयकॉट करेंगे। जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं ब्रिटिशर्स के, सबको बॉयकॉट कर देंगे। ये तरीका था इनका स्टेप बाय स्टेप चलने का, ठीक है। और जैसे ही सरकार ने अपने डंडे लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जैसे कि रिप्रेशन शुरू कर दिया, है ना, रिप्रेशन शुरू कर दिया, तो हम क्या करेंगे, हमारा रिटेलिएशन कैसे होगा, हम लोग करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, कैंपेन शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। तो गांधी जी ने जब एनसीएम शुरू भी किया था ना, एनसीएम शुरू भी किया था, तो यही पैटर्न फॉलो किया गया था कि यार हम लोग इस तरीके से टाइटल बहिष्कार करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, और फिर अल्टीमेटली सीडीएम चालू कर देंगे नॉन कॉर्पोरेशन में ही। 1920-21 का जो टाइम पीरियड था, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि गांधी जी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूं या जो मेरे साथ में खड़े हैं, वो लोग कहीं ना कहीं वो कर देंगे, क्या कर देंगे, जैसे अहिंसा के अगेंस्ट चले जाएंगे, हिंसा कर देंगे। तो गांधी जी ने ये नहीं सोचा था। अब ये चीज हो गई, इसलिए गांधी जी ने बोला कि छोड़ो, अब सीडीएम नहीं चलाएंगे हम लोग सीधा इसको वापस लेंगे, क्योंकि अभी जो लोग हैं वो ट्रेन नहीं है, दे आर नॉट ट्रेंड, उनको पहले ट्रेंड करना पड़ेगा तब जाके। नहीं तो कोई, ये ब्रिटिश एम्पायर के पास तो तोप के गोले हैं, अब वो एक तोप का गोला मारेंगे और सारे 100 बंदे 1000 बंदे मर जाएगा, तो उससे तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना, पहले ट्रेंड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2018 में ही आया था। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बिनोदिनी दासी, ठीक है। ये बेसिकली जो नाम है ना, ये नाम केवल और केवल आपको वहीं से मिलेगा जहां से हम आज के टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई स्पेक्ट्रम से नहीं मिलेगा या कोई और XYZ बुक से नहीं मिलेगा। अ पायनियर फिगर इन द बंगाली थिएटर इन द लेट 19th अर्ली 19th एंड 20th सेंचुरी इज आर करेक्ट। कौन सा सही बताना है इन पर्सनालिटी के बारे में, बिनोदिनी दासी के बारे में, ठीक है। अब पहला जो स्टेटमेंट था, अच्छे से देखते हैं इसको। शी वॉज वन ऑफ द प्राइम मूवर्स बिहाइंड द सेटिंग अप ऑफ स्टार थिएटर इन कैलकाटा। तो बेसिकली इन्होंने जो है स्टार थिएटर कैलकाटा में स्टार्ट करने का पहला जो जिम्मा है वो इन्होंने पकड़ा था, ठीक है। ओके, देख लेते हैं। इट इज बिट ऑफ फैक्चुअल स्टेटमेंट है। शी सीरियलाइज्ड हर ऑटोबायोग्राफी अमर कथा माई स्टोरी बिटवीन 1910 से लेके 1913 तक, ठीक है। तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है सीरियलाइज किया था, ठीक है, इस टाइम पे, ठीक है। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बिनोदिनी दासी जो है हमें एनसीईआरटी से पढ़ने को ये मिलता है कि इन्होंने जो है एक तरीके से जो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी बंगाल के अंदर, उसमें उन्होंने अपने आप को एज अ लेडी, या जो वहां के पहले से ही थॉट होते थे कि विमेन्स को घर के अंदर रहना चाहिए, ज्यादा बाहर एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, या जो भी सोसाइटी उस टाइम पे थी, पेट्रियार्कल सोसाइटीज, विमेन्स को सबमिसिव रहना चाहिए, मेल का डोमिनेशन होना चाहिए, उसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी। उन्होंने खुद को पढ़ाया लिखाया, उन्होंने खुद अपनी कथा जो है बताई, किस तरीके से उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी को लिख के, ठीक है, और आगे जाके उन्होंने इसको सीरियलाइज भी किया, इनके शोज भी लॉन्च किए, ठीक है, और ये सारी चीजें थी। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, चलिए देख लेते हैं,
ठीक है। तो अमार कथा के बारे में जो है पाइनियर फिगर बंगाली थिएटर में, ठीक है। और इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने एक गिरीश चंद्र घोष जो थे डायरेक्टर थे, गिरीश चंद्र घोष डायरेक्टर थे, ड्रामेटिस्ट थे, इनके साथ भी इन्होंने बड़े अच्छे से काम किया, ठीक है। उसके अलावा जो है शी वॉज द प्राइम मूवर बिहाइंड सेटिंग अप ऑफ स्टार थिएटर, स्टार थिएटर को सेटअप करने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, ठीक है। उसके बाद शी सीरियलाइज्ड अमार कथा माय स्टोरी, ठीक है। 1913 एंड 1910 से एंड 1913 के बीच में उन्होंने अपनी स्टोरी को सीरियलाइज किया था। सारी स्टेटमेंट पता लग गए है ना, वर्ड टू वर्ड उठा के रखा हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज अ रिमार्केबल पर्सनालिटी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेसिकली जो विमेन्स उस टाइम पे फेस करती थी, इंक्लूडिंग हर ऑल्सो, जो सोसाइटी में फेस करती थी, उन्होंने उसके अगेंस्ट भी आवाज उठाई, ठीक है। और अल्टीमेटली पब्लिक प्रेजेंस इनकी काफी अच्छी खासी होती थी, लेकिन इनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, बिकॉज उस टाइम पे पेट्रियार्कल समाज था और अल्टीमेटली बट उन्होंने आवाज जरूर उठाई थी। अच्छा, एक सवाल जो है शायद मैंने आपको PYQs में करवाया है कि नहीं करवाया, हिस्ट्री का ही एक सवाल है जिसमें लिखा हुआ था कि 4 ऑप्शन दे रखे थे, 2017 या 16 का सवाल है, CAPF का 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और बोला गया है कि कौन जो है पाइनियर है विमेन एजुकेशन के लिए, कौन पाइनियर है विमेन एजुकेशन के लिए। तो उसमें बेसिकली 4 ऑप्शंस थे, 4 में से एक आंसर जो था वो गलत था, मतलब ये बंदा पाइनियर नहीं था विमेन एजुकेशन के लिए, ठीक है। वो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही उठाया गया था, इन दी 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, बट वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। विमेन एजुकेशन के जो पाइनियर होते हैं लोग कि जिन्होंने सपोर्ट किया विमेन एजुकेशन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइम पर भी आया था 17 के सवाल में, और यहां पर भी कहीं ना कहीं यही चीज को दिखाया जा रहा है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल सेंटर्स डिक्लाइंड आफ्टर मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी मतलब 1750 के बाद आप देखोगे कि कुछ ऐसे कमर्शियल सेंटर्स थे जिनका नीचे होना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये बेसिकली वो टाइम पीरियड था जब अंग्रेज आए, ठीक है। अंग्रेजों ने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल करना शुरू कर दिया पर्टिकुलर एरियाज में, नॉट कंप्लीटली होल इंडिया के अंदर, बट कुछ एरियाज में उन्होंने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल जो है, इकोनॉमिक कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। कौन से एरियाज थे पता है आपको? बंगाल, बिहार, ओके। सो सबसे पहले है BCM, B फॉर बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। तो यहां पे एक्चुअली में अंग्रेज जो है वो सेटल होना शुरू हो गए थे, एंड मद्रास। तो BCM में इन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया था, क्योंकि पहली चीज तो बड़ी सिंपल सी है, पोर्ट एरियाज थे। इनको क्या अल्टीमेटली देखो, अंग्रेज जब आए थे तो ये सोच के तो नहीं आए थे कि हमने यहाँ पे सेटल होना है, वो एंड तक भी सोचे नहीं कि हमने सेटल होना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेज आए, US में अंग्रेज आए, कनाडा में अंग्रेज आए, सोच के आए सेटल होने के लिए, बहुत बढ़िया एरिया है। बट इंडिया में सिर्फ वो ड्रेन करने के लिए आए थे, ड्रेन वेल्थ करने के लिए आए थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितना भी एरियाज का रॉ मटेरियल होता था वो अल्टीमेटली कहां पे जाएगा, पोर्ट सिटी में जाएगा। पोर्ट सिटी कौन सी? ये तीनों पोर्ट सिटीज थी, तीनों को बेसिकली इकट्ठा करते थे और देन दे बेच देते थे अपने एरियाज में जहां जहां भी उनके नेटवर्क्स थे, ठीक है। तो जब ये पोर्ट सिटीज डेवलप होना शुरू हो गई, तो पुरानी जो सिटीज थी, जो कि अंग्रेज राजा महाराजाओं के प्रिंसली स्टेट्स की जो सिटीज थी, कानपुर हो गया और 2-3 जो एरियाज थे, वहां पे मुर्शिदाबाद हो गया, वहां पे जो है उनका जो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, ढाका हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो आंसर इज दिस वन ओनली, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और अगर नहीं भी थीम्स पढ़ी होती तब भी आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये 3 सिटीज तो बहुत ही फेमस थी, ठीक है, कमर्शियल सेंटर्स थे। एक चीज और मैं बताता हूं, जो थीम्स में लिखा हुआ है, थीम्स में बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने हमेशा ट्रेडिंग ही किया और ट्रेडिंग सिटीज ही बनाई। अंग्रेजों ने ट्रेडिंग सिटीज ही बनाई, कभी भी अंग्रेजों ने इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया। समझ आ गया? इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया मतलब इंडिया में हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कभी हुई नहीं, बहुत कम लेवल पे हुई, सारी की सारी ट्रेडिंग ही हुई, पैकेजिंग हुआ, रख रखाव हुआ, वापस भेज दिया, आ गया, वो सब सिस्टम हुआ, ठीक है। कभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज, अच्छा तो ये सिंपल है, आप देख लीजिए बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 के टाइम पे। 1757 के टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी हुई, अंग्रेजों को मिल गया कंट्रोल। अंग्रेजों ने क्या किया, कॉलोनियल पोर्ट जो सिटीज थी उनको, जैसे मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे, इनको क्या करना शुरू कर दिया, बहुत जल्दी जल्दी इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया और इनको इकोनॉमिक कैपिटल बनाना शुरू कर दिया। अंडरस्टूड। और ये जो है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल पावर। इनफैक्ट अंग्रेज जो है इतनी आलीशान बिल्डिंग्स बनाते थे, जैसे आपने देखा होगा वो पेनिनसुलर रेलवे जो बॉम्बे का विक्टोरिया है, वहां पे आपको जो हेडक्वार्टर था रेलवे का, जब शुरुआत हुई वो बॉम्बे में, तो वो इतना जबरदस्त बनाया है कि ये दिखाने के लिए कि वी आर द इंपीरियल पावर्स। हमारी जो आर्किटेक्चर भी बहुत तगड़ी है और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है और हमारे पास पैसा, तो ये सारी चीजें दिखाने के लिए वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े आलीशान मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर बनाते थे। अंडरस्टूड हो गया? ओके। नाउ नए ऑक्यूपेशन जनरेट हुए, पीपल फ्लॉक टू दी न्यू सिटीज, और ये सब सारी चीजें हैं जो आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए पुरानी सिटीज कौन सी थी, सूरत पुरानी सिटीज थी, ठीक है, मछलीपट्टनम पुरानी सिटीज थी, ढाका पुरानी थी, तो ये सारी डिक्लाइन होना शुरू हो गई। अंग्रेज ने अपने नए सेंटर्स खोलने शुरू कर दिए। वो सेंटर्स में कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, बस ट्रेडिंग होती थी, और साथ ही साथ जब ये सेंटर्स बनना शुरू हो गए तो लोग यहाँ पुरानी सिटीज से भाग के यहाँ आना शुरू हो गए। ठीक है, दैट इज इट अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोधिसत्वास के बारे में। बोधिसत्वास या बोधिसत्वास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बोधिसत्वास आर करेक्ट। देखिए तो सबसे पहले क्या है, दे वर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग्स, accumulated merit through their effort। that means इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही दयालु किस्म के इंसान होते थे, दयालु लोग होते थे जो कि अपना सत्कर्म करते थे, अच्छे अच्छे काम करते थे, तो उससे जो मेरिट, वो जो मेरिट होती थी, इकट्ठी जो सत्कर्मों की मेरिट होती थी, भंडार होता था, वो क्या करते थे, वो बेसिकली ये यूज करते थे निब्बाना। निब्बाना मतलब निर्वाणा, निर्वाणा या एक तरीके से मोक्ष देने के लिए टू द अदर पीपल। ये बोधिसत्वास का काम होता था, ये मतलब आइडिया होता था कि इस तरीके से ये बोधिसत्वास है, ये क्या करेंगे, ये अच्छे अच्छे काम करते हैं, इनके पास पूरा का पूरा एक पूल है अच्छे कामों का, मेरिट्स का। अब ये मेरिट्स जो है ये अपने लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है, अपने लिए यूज करेंगे तो आइडिया के अगेंस्ट चले जाएगा। ये किसके लिए यूज करेंगे, दे विल बी यूजिंग फॉर द अदर पीपल टू गेट दैट फीलिंग ऑफ निब्बाना, मतलब टू अटेन द निब्बाना। ठीक है, ठीक है, तो ये बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक्चुअल बुद्धा जी का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट था, जो कि बुद्धा जब कहते हैं ना कि अपना नया जो आइडियोलॉजी आई बुद्धिज्म में, जब बोला गया कि बुद्धा जो थे वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं थे, वो एक भगवान थे। जब भगवान का दर्जा देना शुरू हो गया, जब संस्कृताइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया, जब और भी बहुत सारे, जब आइडियल वर्शिप बुद्धा की होना शुरू हो गई, तब का ये नया आइडिया निकला बोधिसत्व का, जो कि क्या करेंगे, अपनी मेरिट को अपने लिए यूज नहीं करेंगे, दूसरे के लिए यूज करेंगे। समझ आ गया? तो ये एक कॉन्सेप्ट था बोधिसत्व का। अब ये आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ही डीपली कंपैशनेट थे, अपने एफर्ट्स के थ्रू ये मेरिट एक्यूमुलेट करते थे। बहुत सही है, करेक्ट हो गया। दूसरा पॉइंट है, दे मेड अटेम्प्ट टू अटेन द निब्बाना। अब इन्होंने कभी अटेम्प्ट नहीं किया कि ये निब्बाना की प्राप्ति करेंगे, ये हमेशा अटेम्प्ट करते थे दूसरों की नैया पार लगाने के लिए। समझ रहे हो आप? तो दूसरों की नैया पार लगाने के लिए ही इनके जो सत्कर्म होते थे वो यूज होते थे, अपने लिए नहीं होते थे। तो ये वाला स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू यूपीएससी आंसर की गलत है, दिस वन इज राइट, और इसमें अगर राइट है तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। लेट्स चेक द क्वेश्चन, आंसर देख लेते हैं। ठीक है, सो सिंपल है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सेल्फ एफर्ट। अच्छा, मैं ये सारी स्टेटमेंट का आपको सिंपल सा भाषा समझा देता हूं कि बुद्धा जी ने यही बोला जो आज हमें भी करना चाहिए ट्राई, कि किसी के पीछे मत पड़ो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। अगर तुम्हारे को मोक्ष चाहिए, अगर तुम्हारे को कुछ है ना जिसको कहते हैं कि वो फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट चाहिए या फीलिंग ऑफ सक्सेस चाहिए, तो सेल्फ एफर्ट इज द ओनली वे टू इंश्योर योर सक्सेस। बुद्धा जी ने कहा अगर निब्बाना चाहिए, अगर एनलाइटनमेंट चाहिए, तो किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर से सेल्फ एफर्ट का वो जो प्रतिज्ञा है वो निकालो और
आगे बढ़ते जाओ। ये बुद्धा जी का आइडिया था, लेकिन ये आइडिया आगे जाके चेंज हो गया, बोला कि ये बोधिसत्वास है, ये आपकी नैया पार लगाएंगे। समझ आ गया कि नहीं? तो ये तो चीज नंबर 1 हो गई जो यहाँ पे और लिखी हुई है, मतलब एक कॉन्सेप्ट ऑफ सेवियर का निकल आया, ठीक है, कि जो एक सेवियर है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेवियर आ गया, बोधिसत्वास कॉन्सेप्ट ऑफ सेवियर आ गया। नाउ दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि बुद्धा जी ने मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने ना पहले, अब देखो जब इंसान को कुछ पता नहीं होता कि कौन सी डायरेक्शन है, क्या करना है, क्या करना है, बस उसको ये पता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, ठीक है, पर उसको रास्ता नहीं पता। तो बुद्धा जी को भी कोई पता नहीं था कि यार क्या मुझे करना है, कैसे करना है, रास्ता क्या है। वो भटकते रहे, कई सालों तक भटकते रहे, ठीक है। उन्होंने इतना भटका, इतना अपने आप को फिजिकली भी टॉर्चर किया, मेडिटेशन, स्टारवेशन, ये सारे प्रोसेसेस को भी फॉलो किया और ऑलमोस्ट मरते मरते बचे। देन ही रियलाइज कि यार देखो कुछ भी नहीं होगा, इट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद योरसेल्फ। अल्टीमेटली आपको खुद के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और जब उनको ये रियलाइज हो गया कि खुद के साथ ही कनेक्ट होना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, देन ही स्टार्टेड फॉलोइंग दैट प्रोसेस, और देन उनको जो उनका लक्ष्य था वो उनको मिल गया था। समझ आ रहा है? तो आज के टाइम पर भी हम लोग बहुत भटकते रहते हैं, आगे पीछे, ये यहां वहां, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने अंदर से जानना है कि आप क्या चाहते हो। समझ आ गया? ये उधर का कॉन्सेप्ट आज यहां पर भी बहुत ज्यादा अमल करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो, सेम टू सेम लाइन वहां से पूछी हुई थी, ठीक है। बट जो सेकंड स्टेटमेंट था कि ये खुद अपने लिए लेते थे, वो जो क्या कहते हैं उसे, इनकी मेरिट जो है ये अपने लिए निब्बाना प्राप्ति के लिए लेते थे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो अपने लिए नहीं करते थे, ये दूसरों के लिए करते थे। कैसे? ये देखिए, बट यूज दिस नॉट टू अटेन निब्बाना एंड देयर बाय अबैंडन द वर्ल्ड, ठीक है, बट टू हेल्प अदर्स। दूसरों को हेल्प करने के लिए ये अपनी मेरिट्स का यूज करते थे। खुद को निब्बाना प्राप्ति करके बाहर नहीं जाना, इन्होंने दूसरों को निब्बाना प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये जो थॉट प्रोसेस था, नए नए चीजें आना शुरू हो गई थी, इनको ही बेसिकली ग्रेट व्हील कहा गया, ग्रेट व्हील कहा गया या फिर महायाना कहा गया। और जो पिछले लोग थे, जो पिछली चीजों को अपने फॉलो करते थे, जो कि मतलब बुद्धा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, सेल्फ एफर्ट और ये सारी चीजें, उनको बेसिकली क्या बोला गया, जो ओल्डर ट्रेडिशन वाले लोग थे, एज हीनायाना या फिर लेसर व्हील वाले लोग थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से उन्होंने जो बेसिकली जो नए वाले आए उनको महायाना बोला गया, ग्रेटर व्हील, और जो पुराने वाले थे जो फॉलो कर रहे थे उनको हीनायाना या लेसर व्हील बोला गया। समझ आ गया? तो दिस वाज ऑल अबाउट दैट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बुद्धा's फॉस्टर मदर? बुद्धा की फॉस्टर मदर, ये सिंपल था, हमारी लूसेंट से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो बुद्धा की फॉस्टर मदर का नाम क्या था, ये आप फटाफट बता सकते हैं, महा प्रजापति गौतमी, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर कहां से आया, यहीं से आया, ये भी थीम सी ही है। तो इसमें क्या है कि बुद्धा के जो थे एक जिसे कहते हैं ना स्टूडेंट्स, जो बुद्धा जी के स्टूडेंट्स जो थे, उनको कहा जाता था संघा। वो संघा में कॉन्स्टिट्यूट होते थे, ठीक है, वो ग्रुप होता था, वो ग्रुप का नाम होता था संघा। अब ये जो संघा में बेसिकली बुद्धा जी ने वुमेन्स को अलाउ नहीं किया था, वुमेन्स वर नॉट अलाउडेड। बट आनंदा कौन है? बुद्धा के फेवरेट डिसाइपल कह सकते हैं, ठीक है। तो आनंदा ने बुद्धा जी से बोला कि बुद्धा जी वुमेन्स को अलाउ होना चाहिए, ठीक है। सो ही अल्टीमेटली परस्यूडेड बुद्धा जी टू अलाउ द वुमेन्स इनटू द संघा, ठीक है। अब पहली जो वुमेन थी जो संघा में अलाउ हुई एज अ भिक्षुनी वाज बुद्धा जीज मदर, फॉस्टर मदर। डन? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और आगे जाके यही जो संघा के जो होते हैं लोग, यही आगे जाके धम्मा जो बुद्धा जी के जो एक्चुअल मैसेजेस हैं उनका प्रचार प्रसार करते हैं। दे बिकम द टीचर ऑफ धम्मा एंड वेंट ऑन टू बिकम थेरीज, ठीक है। तो यही जो जैसे ये टीचर बन गए, जैसे ये संघा में जो विमेन्स हैं
वो जब टीचर बन जाते थे, धम्मा के प्रचार के टीचर्स बन जाते थे, टॉर्च बेयरर बन जाते थे, तो बेसिकली उनको क्या कहा जाता था, थेरीज कहा जाता था, या फिर हम लोग रिस्पेक्टेड वुमेन कहते थे जिन्होंने लिबरेशन अटेन कर लिया। समझ आ गया? तो इतना इतना आपने याद रखना है, ठीक है, कि आनंदा ने बुद्धा जी को बोल दिया कि आप प्लीज वुमेन्स को एंट्री दीजिए, कहां पे, यहाँ पे एंट्री दीजिए, संघा में एंट्री दीजिए। पहली जो वुमेन थी वो गौतमी बुद्धा की फॉस्टर मदर थी, जो कि भिक्षुनी बन गई। भिक्षुनी आगे जाके जब धम्मा के प्रचार टीचर बन जाते हैं तो इनको थेरीज कहा जाता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नाउ पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जैनिज्म इज आर करेक्ट, ठीक है। करेक्ट कौन सी है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, ठीक है, इवन स्टोन्स, रॉक्स, वाटर हैव लाइफ। ओके, ठीक है। एस्टेटिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वनसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। अब देखिए जैनिज्म का ना बहुत सिंपल सा एक याद रखिएगा, इनका ना, इन्होंने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया ना अहिंसा का, जो आज तक कोई रीच नहीं कर पाया या उसको क्रॉस नहीं कर पाया। अहिंसा मतलब कि रात में चलना मना है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशंस ही आप कर सकते हो, नहीं तो बाकी से क्या होगा, किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ मतलब खराब हो सकता है ना। तो जैनिज्म ने जो सेट किया है अहिंसा का स्टैंडर्ड, वो किसी और आइडियोलॉजी ने आज तक सेट नहीं कर पाए। तो उसी आइडिया को लेके हम लोग इस आंसर का आंसर देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट था कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है, चाहे ये स्टोन है, रॉक है, वाटर है, इनकी लाइफ है, जो ठीक लग रहा है, सेंस के हिसाब से ठीक लग रहा है, क्योंकि ये इस तरीके की इनकी प्रोसेस थी कि सभी चीजों में लाइफ है, सभी चीजों में लाइफ है, इसीलिए किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है। और एस्टेटिज्म एंड पेनेंस, त्याग, प्रतिज्ञा, ठीक है, तपस्या, यही जो तरीका है जिससे आप अपने कर्मों से मतलब वो कर सकते हो, आप अपने आप को फ्री कर सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों स्टेटमेंट जो है जैनिज्म की टॉप क्लास स्टेटमेंट, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन सी क्या इसमें बोला गया है। तो जैना ट्रेडिशन के हिसाब से महावीरा जो थे वो जब आए, तो ये जो महावीरा थे ये सारे के सारे जो थे तीर्थंकरास कहा जाता था। तीर्थंकरास वो लोग होते थे जो कि बेसिकली लोगों को या औरतों को, महिलाओं को गाइड करते थे कि आपने किस तरीके से इस नदी को पार करना है, किस तरीके से ये जो जिसे कहते हैं ना साइकिल ऑफ कर्मा, उसको कैसे आपने उससे फ्री होना है, ये तीर्थंकरास का काम था। और इसी में ही महावीरा भी इंक्लूडेड थे, ठीक है। ये लास्ट महावीरा जो थे, ही वॉज द लास्ट वन तीर्थंकर, जिन्होंने एक्चुअली जैनिज्म को बहुत ऊपर उठा दिया था, ठीक है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया जो मैंने बोल दिया आपको कि बेसिकली सब में लाइफ है और नॉन इंजरी जो है टू लिविंग बीइंग्स, स्पेशली ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, इज सेंट्रल फिलॉसफी टू जैना, मतलब सेंट्रल आइडिया था जैना फिलॉसफी का कि नॉन इंजरी, अहिंसा। समझ आ गया? यह हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ, जो साइकिल ऑफ बर्थ है, रीबर्थ है, बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप थ्रू कर्मा। कर्मा के द्वारा ही आपका जो पूरा का बर्थ होगा, रीबर्थ होगा, वो कर्मा के द्वारा है। इन दो तरीकों से ही आप कर्मा से छुटकारा पा सकते हो, ठीक है। और दिस कैन बी डन बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। वर्ल्ड को रिनाउंस कब करोगे? जब त्याग, तपस्या करोगे, है ना। तपस्या कैसे कर सकता है? जब त्याग करेगा। त्याग मतलब रिनाउंस कर देना, अपने आप को मटेरियलिस्टिक पूरे संसार से अलग कर लो, ठीक है। ओके, सो ये सारी चीजें थी जो बुद्धिज्म, जैनिज्म के मेन फिलॉसफी के अंदर बोली गई थी। समझ आ गया? ओके, नाउ नेक्स्ट इज who among the following has not written about the partition in his work? अब this was a big tricky question. tricky इस तरीके से था क्योंकि इतने सारे नाम कौन याद रखेगा, ठीक है। तो किसने जो है पार्टीशन के बारे में नहीं लिखा हुआ है? पार्टीशन, अब कौन सा पार्टीशन हो सकता है? देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हो सकता है, और पार्टीशन जो अल्टीमेट जो पार्टीशन है हमारे इंडिया पाकिस्तान का बीच का पार्टीशन, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो
अगर देखा जाए तो जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो ये सारे जितने भी थे, भीषम सैनी, सादत हसन मानतो, नरेंद्र नाथ मित्रा, ये देवर वेरी एक्टिव राइटर्स, ये बहुत एक्टिवली उस टाइम पे लिख रहे थे जब 1947 का पार्टीशन हो रहा था। समझ आ गया। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये हमारे 1900 लेट 19th सेंचुरी की अगर बात करें, लेट 19th सेंचुरी की, तो उस टाइम पे ये एक्टिव थे। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब इनके बारे में इन्होंने आनंद मठ भी लिखा हुआ है सन्यासी रिबेलियन के बारे में। ठीक है, और बेसिकली आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे, 4 ऑप्शन को, तो आपको समझ आएगा कि ये जो है इनका पर्सनालिटी, इनका एग्जिस्टेंस बहुत पहले था। अगर ये पार्टीशन ऑफ 1947 है तो ये जो है नाम है जो कि सबने पढ़ा होगा, ये सस्पिशियस डाउट क्रिएट करेगा कि यार ये तो हमने सन्यासी रिबेलियन की भी बात की थी, या हमने 1900 1890 1900 का टाइम पीरियड इनका है, तो ये वाले जो लोग हैं हमने पढ़े नहीं है। तो चलो वैसे तो इसको अगर देखा जाए तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, थीम्स 3 है, वहां पे जो लास्ट के 2 चैप्टर हैं उसमें से जो उससे पहला एक चैप्टर है पार्टीशन के बारे में सब कुछ बताया हो, वहीं पे डायग्राम में बताया हुआ है कि किसने क्या क्या लिखा था, उसी में ये 3 नाम आ जाते हैं। इनका नाम आता ही नहीं है क्योंकि ये तो बहुत पहले एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो पार्टीशन के बारे में हमारे को क्या क्या याद रखना है वो याद रख लेते हैं। सारे नाम तो लर्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले तो ये है अ प्ले, एक प्ले है, जिस लाहौर नहीं देखा वेख्या वो जमया ही नहीं। सो इट इज इन पंजाबी, जिसने लाहौर नहीं देखा वो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। और ये किसने लिखा था प्ले? हबीब तनवीर ने लिखा था। ये क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है और पूछा जा सकता है आपसे। फिर नेक्स्ट इज तमस। तमस जो है किसने लिखा है? गोविंद निहलानी जो है, गोविंद निहलानी ने तमस के बारे में लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है एमएस सतयू। एमएस सतयू जो है वो उन्होंने क्या लिखा है? गरम हवा लिखा है। तो ये कुछ जो नाम है ना, ये आप अगर याद रख लेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मगे धाका तारा एंड स्वर्ण रेखा। मगे धाका तारा एंड ऋत्विक घाटक जो है, इन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है। 2-4 नाम और देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा नेक्स्ट जो नाम था मानतो साहब। तो मानतो साहब जो है, फिर बेदी है, हुसैन जी है, भीष्म सहनी है, कमलेश्वर है, रानी महसूर रजा है, ये बहुत सारे हैं, नरेंद्र देव है, बंगाली में अलग अलग रीजन के ये लोग हैं। समझ आ रहा है? बट एटलीस्ट आप इतने याद रख लेंगे तो बहुत सही हो जाएगा आपके लिए। वो जो क्वेश्चन है जो हमने अभी पहले देखा, इसमें यार देखो, इसमें या तो आप छोड़ के जा सकते हो या फिर आप थोड़ा अपना लॉजिक लगा सकते हो कि यार मैंने इन 4 बंदों में से एक बंदे का नाम तो 100% बहुत अच्छे से सुना हुआ है, और वो एक बंदा कौन है? अपने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये पार्टीशन 1947 का चल रहा है, तो वो तो एग्जिस्टेंस में पहले थे, तो क्यों अब ऑब्वियसली फिर उन्होंने पार्टीशन के बारे में एज सच नहीं लिखा होगा। ये हम थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी 3 बंदों के इतने नाम नहीं सुने। एग्जामिनर भी यही चेक करता है कि ये बंदा जो है किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहा है पेपर को। अगर उसने ये डाल दिया इनका नाम, ये और किसी का भी नाम डाल सकते थे, कोई लेटेस्ट जो इन्हीं के साथ का होगा जिसने एज सच पार्टीशन के बारे में नहीं लिखा होगा, लेकिन उन्होंने इस पर्सनालिटी का नाम डाला, बंकिम चट्टोपाध्याय। तो क्यों डाला? क्योंकि बच्चे को एटलीस्ट इस बंदे के बारे में पता होना चाहिए, इस बंदे ने क्या क्या किया वो पता होगा, आंसर निकल जाएगा। तो यही एक्सपेक्टेशन आपकी होती है, मतलब एग्जामिनर की होती है कि कितना ये पढ़ रहा है, किसके बारे में पढ़ रहा है, कितना पढ़ना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अब वो 3 के नाम नहीं भी याद रखोगे चल जाएगा, अभी तो ये पढ़ लेना, ये वाले जो पॉइंट्स है ये पढ़ लेना, लेकिन वो जो 3 नाम है वो ऐसे मत पढ़ना, सिंपल सी चीज है। ठीक है, आपने वो जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उसका अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो यू कुड हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन। डन, चलिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर पीवाईक्यू सीरीज ऑफ पार्ट हिस्ट्री पार्ट, और नाउ वी हैव ऑफिशियली लॉन्च्ड द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट कोर्स। सीएपीएफ एसी का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया गया है। और इस पेपर 1 के अंदर
एवरीथिंग विल बी कवर्ड। एवरीथिंग मींस आपके कोर सब्जेक्ट कवर होंगे, आपके सेकेंडरी सब्जेक्ट्स कवर होंगे, ठीक है। आपके अंदर आपको अगर पूरा कोर्स खरीदना है देन यू विल बी गेटिंग लाइक दिस वेरी सिंपल थिंग कि आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज हम लोग इस तरीके से नहीं प्रोवाइड कराएंगे कि आपको 50 टेस्ट सीरीज दे दी या 25-50 टेस्ट सीरीज दे दी। दैट इज नॉट द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड लर्न थिंग्स। द बेस्ट वे इज टू गिव यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 टेस्ट सीरीज दी जाएगी ताकि आप उसको अच्छे से फुल फ्लेज तरीके से पढ़ाई करो उसके लिए। समझ आ गया? सो पेपर 1 में यू विल बी एवरीथिंग विल बी कवर्ड, मतलब आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, डिफेंस, आर्ट एंड एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर जितना होगा उतना किया जाएगा, मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस में इंश्योर किया जाएगा जो +1 +2 की जनरल साइंस है उसको भी हम लोग पूरा प्रॉपरली उसमें सेटअप कर चुके हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं यू हैव टू टारगेट दोज एजेस पे टारगेट करेंगे तभी मेरिट लिस्ट में जा पाओगे, नहीं तो क्या होगा, वो पूरा प्रोसेस देख भी लिया लेकिन फिर से वापस आना पड़ेगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो पेपर 1 इस तरीके से है। पेपर 2 में हम लोग ने डिसाइड किया हुआ है दैट वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड प्लान। स्ट्रक्चर्ड प्लान के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट वी हैव थीम बेस्ड वीडियोस। थीम बेस्ड वीडियोस हैं जहां पे पॉलिटिकल, आईआर, सोशल इश्यूज, एनवायरमेंटल, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हो गए, पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, ये सारे 5-6 साइंस एंड टेक वाले इश्यूज हो गए। ये 5-6 जो थीम्स बेस्ड कॉन्सेप्ट्स है उसकी हमारे पास वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, बन चुकी भी है, लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों एंगल से आप देख सकते हैं। तो वो सारे जो इश्यूज हैं पहले तो उसको कवर किया जाएगा ताकि आपका कंटेंट डेवलप हो जाए, और फिर उसके अंदर ही आपको जैसे पर्टिकुलर जो आपका जो ऐसे टॉपिक्स हैं उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे। आप डायरेक्टली हमारे जो टीम्स हैं उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपके एसेस चेक करेंगे और जो आपको इनपुट देंगे, और आपकी इसके अंदर ही आपका ग्रामर कंप्लीट होगा, वेरी लिमिटेड ग्रामर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर CAPF। नंबर 2 इज आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसे राइटिंग एंड आर्ग्यूमेंट एंड योर रिपोर्ट राइटिंग, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इफ यू मतलब इफ यू कम एंड गो विद दीज कोर्सेज। इसके अलावा वी हैव माइक्रो कोर्सेज ऑल्सो, जैसे जनरल साइंस किसी ने करना है दैट पर्सन कैन डू टेक दैट माइक्रो कोर्स ओनली, ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। टेस्ट सीरीज है पेपर 1 पेपर 2 की, आप वो भी देख सकते हैं, एंड बाकी हम लोग तो अपना कंटेंट लाते ही रहेंगे। वी आर ऑल सेट फॉर द 8th August एग्जाम, ठीक है। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2021 this time definitely going to happen, okay, so done, चलिए, thank you।